नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में, जहां पर आज हम कल के से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा पाठ है नंबर पहले में आज हम भाग शुरू करने वाले हैं दूसरा। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र उस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अब जैसे हमने पिछले बार पढ़ा कि लोगों की बसावट सबसे ज़्यादा कहाँ थी। हमने पढ़ा नर्मदा नदी की घाटी के क्षेत्र में, गांधार के आसपास के क्षेत्र में, सिंधु के आसपास के क्षेत्रों में और गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की बसावट ज़्यादा थी। आज हम देखते हैं कि लोग एक जगह दूसरी जगह पर यात्रा क्यों करते थे और अलग अलग जगह की या अलग अलग राष्ट्र के लिए नदियाँ, पहाड़, मरुस्थल किस प्रकार प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आइए उसके बारे में आज जानकारी अर्जित करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। अब हर मुश्किल को पार करना हर के व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। हर कोई मुश्किल देखकर हार मानने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जिसने ठान लिया उसने कर लिया। जिसने मान लिया वो बैठा रह गया कि नहीं हो सकता, वो बैठा रह सकता है। तो इसलिए हमेशा हिम्मत बना के रखिए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। अब भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे एक उपमहाद्वीप शब्द यूज किया गया है। तो भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे महाद्वीप कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है, जो हिमालय के आसपास का क्षेत्र है, वो पूरे एशिया और यूरोप के स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। और नीचे वाला क्षेत्र जिसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुए होने के कारण यह कहा जाता है उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न देशों को शामिल कर सकते हैं आप। भारतीय उपमहाद्वीप में हम शामिल कर सकते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और जो ये नेपाल, इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग आए। आपने जानना ही होगा, हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमको ये भी पता चला कि बाहर से आक्रांताओं ने, यूनानी आक्रांताओं ने, अरबी आक्रांताओं ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किए। तो बाहर से लोग भी यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कुछ लोग वहाँ से अपने विचार लेके आए, कुछ संस्कृति अपने लेके आए, कुछ त्यौहार लेके आए, कुछ नई बातें लेके आए, कुछ नए व्यापार लेके आए, जिससे हमारे यहाँ के लोगों का व्यापार भी बढ़ा और लोगों की जानकारी बढ़ी। भवन बनाने की कलाओं में विस्तार हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि जब मेरे पास में, आपके थोड़ा समझ लीजिए, मेरे पास में एक विचार अच्छा है, एक विचार आपके पास में अच्छा है, मैं अपना विचार आपको दूं, आप अपना एक अच्छा विचार मुझे दो, तो हमारे दोनों के पास में दो विचार अच्छे हो जाएंगे। तो वैसे ही वहाँ से जो यहाँ पे आए उनके पास में कुछ अच्छे विचार थे, हमारे पास में अच्छे विचार थे। उन विचारों के मिश्रण के द्वारा भारत का विकास बहुत समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब सिंधु एक नदी का नाम है जो हिमालय से निकलती है और भारत में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। एटलस का मतलब होता है मानचित्र। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस नदी और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का एक प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब इस समूह का नाम दिया जाता है तो वो सीधी सी बात है, हम उस भारत की बात करेंगे। यहाँ किताब वाले ने कहा है समूह, परंतु हम तो आप सभी जानते होंगे और मेरा फर्ज है इसके बारे में जानकारी देना। भरत शांतनु पुत्र था। शांतनु जो कुरु वंश था, एक उसका पुत्र भरत था। उसके नाम पर भरत देश का नाम पड़ा। एक है राम के भाई भरत के नाम पे और एक शांतनु पुत्र जो अपन कह सकते हैं वो भरत। ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह में किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब प्रश्न यहाँ पर किताब वाले ने बनाया है कि अतीत के बारे में कैसे जानें।
अतीत यानी हमारे पुराने काल के बारे में कैसे जानें। तो मैंने इसके बारे में पहले बता दिया था कि अतीत के बारे में हम अभिलेखों, ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों, भवनों आदि के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अतीत की जानकारी के लिए हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। हमारे अतीत में भारत के बारे में संबंधित अतीत की पुस्तकें हैं ऋग्वेद, ऋचाएँ, टीकाएँ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, गार्गी संहिता। तो ऐसी किताबें जो हमारे वेद शास्त्र, वेद, उपवेद, संहिताएँ, उनके माध्यम से हमें भारत के इतिहास के बारे में और भारत के विभिन्न कालों के में रहने वाले लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार विचारधारा से वो प्रभावित थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। अब हमारे यहाँ पे जो पांडुलिपियाँ थी वो हाथ से लिखी हुई थी। अब अंग्रेजों की जो पांडुलिपियाँ है वो उनके स्तर पर उनके वहाँ की भाषा में लिखी हुई थी। अब पांडुलिपियाँ एक ताड़पत्र या जैसे ताड़पत्रों पे हाथ से लिखे हुए, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि महाभारत का लेखन वेद व्यास जी ने, महाभारत की जो बात थी वो वेद व्यास जी ने कही थी और उसको लिखा था गणेश जी ने अपने दांत के द्वारा। तो ऐसे भी किंवदंतियाँ चलती है। तो मतलब किसी भी ताड़पत्र पर किसी भी चीज़ को लिखना, इतिहास लेखन हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। इसलिए हम वेद व्यास को भगवान वेद व्यास कहते हैं। और ऋषि वाल्मीकि ने जिन्होंने रामायण लिखी उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। रामायण हमें सिखाती है कि रामायण और महाभारत हमारे यहाँ पे दो महान ग्रंथ है। महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने भाइयों के साथ क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए। और रामायण हमें ये सिखाती है कि हमें अपने भाइयों और परिवार के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जनता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी जगह पर महत्वशाली है। चलो तो जो भी पढ़े उसको समझते हुए पढ़ना चाहिए। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी इसमें से कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब विद्वान लोग, जैसे अभी सामान्यतः जो विद्वान लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं और कई विद्वान विदेशी भाषाओं को, दूसरी भाषाओं को जानते होंगे। लेकिन जनमानस, जो आम जन है, जो कम औसत शिक्षा दर्ज वाले हैं, वो उस भाषा को जानते जरूर है लेकिन अपने जन सामान्य दैनिक जीवन में वो अपनी लोक भाषा, जैसे हम राजस्थान के निवासी है तो मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, गुजरात में गुजराती लोग गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आम जन तो अपने जो आम जन की जो भाषा होती है अपने जन सामान्य में उसी चीज़ का प्रयोग करते थे। उस समय प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म की भी ऋचाएँ टीकाएँ मिलती है जिसको त्रिपिटक में संग्रहित किया गया है। जैन धर्म के भी बहुत सारे अपने को महाभाष्य के द्वारा कल्पसूत्र वगैरह सब लिखे हुए अपने को मिलते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैन धर्म के जिन दत्त सूरि जी ने पुस्तक लिखी थी उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे कई प्रकार के नाटक लिखे हुए, जैसे कवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है और कन्नड़ नाटक के रूप में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कन्नड़ और जो वहाँ के तमिल क्षेत्रों में एक रत्न जड़ित एक किताब कही जाती है, जिसको कहा जाता है तोलाकाप्पियम। क्या नाम है उसका? तोलाकाप्पियम। और यहाँ पुस्तक में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो आपको जब आप एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो आपको उसका अध्ययन के तोलाकाप्पियम एक अच्छी सी किताब है। वहाँ पे दो संप्रदाय होते हैं दक्षिण भारत में, अलवार और नयननार, उनसे संबंधित है और वहाँ राजाओं के जन जीवन के बारे में कहा जाता है। उसे रत्न जड़ित नुपुर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें से राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब इसको सामान्यतः आप समझिए, आजकल के जो नेता लोग होते हैं वहाँ कहीं पर भवन बनता है तो उसके ऊपर एक पट्टिका छिपकाई जाती है, आपने मार्बल की देखी होगी, वैसे ही वो अभिलेख होते हैं। अब यहाँ पर अपने को गुजरात में रुद्रदामन की जो बावड़ी है उसमें आपको वो अभिलेख मिलता है। सिरोही का बसंतगढ़ का अभिलेख जैसे मैंने कल बताया था, जानकारी दी थी कि वो उसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चीज़ें जैसे पढ़ोगे तो समझते जाओगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद का मतलब होता है आर्कोलॉजिस्ट, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनकी कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसी तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इसलिए जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष से बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप बचे रहते हैं। पांडुलिपि या अभिलेखों पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करता है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में एक कर अतीत के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, आज यहीं तक रखता हूँ, कल और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बेहतर बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।